नए विधानसभा में ये पहला हमारा बजट कहते हैं प्रस्तुत हो रहा है और हमारे युवा मंत्री जो हमारे कहते हैं वित्त का प्रभार देख रहे हैं उनके माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के रजत जयंती के अवसर पर प्रस्तुत हो रहा है। इसके लिए हम सभी उनको बधाई देते हैं सभापति महोदय श्री ओपी चौधरी। और पहले के है तो माननीय सभापति महोदय, अभी वित्त मंत्री जी आए नहीं हैं। आगे और उसके पहले मुलहत जी गाना गा रहे थे, उनको बुलाने के लिए, और आप समय काटने के लिए बातें कर रहे हैं। नहीं, बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आपको तो वो करना चाहिए, हमारे युवा मंत्री हैं। नहीं, प्रतीक्षा कर लेंगे। कहाँ आ गए बताइए। माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी को प्रतीक्षा कर लीजिए, आ रहे हैं। राज्य सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के बोलने के लिए अभी सबसे अच्छा अवसर है। ऐसी अवसर में नेता प्रतिपक्ष जी मुखर रहते। सभापति महोदय, अब इसके वित्तीय प्रबंधन क्या होगा जो समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं? सभी होगा, चिंता मत करिए, ऐसा प्रबंधन होगा कि आपको यहाँ से भागना मुश्किल हो जाए। 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। में समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12:33 हो गया, समय में आप बजट प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो काम क्या करेंगे? बजट में दौड़ते भागते बजट में कुछ है नहीं तो राजेश बुढ़ा जी गाना लेके आएंगे तो क्या आसंदी की अनुमति से, पहले गति था, आसंदी की अनुमति से बैठिए। पहले ज्ञान फिर गति आप ही को तो बधाई देने खड़ा हो रहा हूँ। पहले आज का ये रजत जयंती वर्ष में और आपके नेतृत्व में आज आपको भी वैकल्पिक हमारा अध्यक्षता करने का बहुत बहुत धन्यवाद, अवसर मिला है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। दुर्गति के बजट में वैकल्पिक अध्यक्ष की कोई व्यवस्था हमारे नियम प्रक्रिया में नहीं है। नहीं, मैं भी सभापति के रूप में हूँ। श्री ओपी चौधरी साहब। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। माननीय सभापति महोदय, न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूँ, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूँ। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूँ, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूँ। स्वयं ईश्वर भी जो कामना करें वो सौभाग्य जगा कर आया हूँ। अपने छत्तीसगढ़ की माटी से मैं तिलक लगा कर आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्य हूँ कि प्रदेश के विकास की इस गंगोत्री में जो नवनिर्मित विधानसभा है, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, मुझे हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हम पर भरोसा किया तथा प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में सौंपी। मैं इन 3 करोड़ भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमने 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य को निर्धारित किया है। हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी पथ पर हमारा प्रत्येक बजट आगे बढ़ता हुआ एक एक कदम है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विकास यात्रा का केंद्र बिंदु ज्ञान रहा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, जिसके उत्थान के लिए गति की रणनीति पिछले बजट में अपनाई गई थी तथा ज्ञान के कल्याण के लिए इस बार हमारे बजट का थीम संकल्प है, जो कि जनता जनार्दन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को, निष्ठा को, समर्पण और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से। क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है ए से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय,
एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। महोदय, अब मैं संकल्प थीम के एस अर्थात समावेशी विकास की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में विष्णु राज है। शायद सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाए। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 5,000 करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर आज 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ का आकार ले रहा है और इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, उद्यमी सबका योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू तुलनात्मक रूप से पीछे रह गए क्षेत्रों का विकास भी होता है। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी विकास पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधा मिलाकर चलें। इस दृष्टि से हमारे प्रदेश में बस्तर एवं सरगुजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम बस्तर की बात करते हैं तो उसके प्राकृतिक सौंदर्य या सांस्कृतिक वैभव के साथ ही उसके इतिहास के अंधेरे अध्याय का भी स्मरण हो जाता है, जिससे होकर यह अंचल गुजरा है। दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए मैंने स्वयं देखा कि कैसे स्कूल, हॉस्पिटल, छात्रावास, बैंक, सरकारी कार्यालयों को तबाह कर दिया गया था और वहाँ के लोगों के सपनों को, आकांक्षाओं को एक विध्वंसकारी नकारात्मक विचारधारा के पैरों तले कुचल देने का दुष्प्रयास किया गया था। नक्सलवाद का यह दौर केवल भौतिक विनाश का नहीं, बल्कि विश्वास के क्षरण का भी दौर था। अध्यक्ष महोदय, बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति किसी की भी कल्पनाओं से परे थी, लेकिन नए भारत के लौह पुरुष, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 की तारीख देकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसे करके दिखा रहे हैं। तो 31 मार्च को मतलब पैरामिलिट्री फोर्स वापस हो जाएगा। अब जब नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। सभापति महोदय, बस्तर के उत्थान के प्रति हमारी संकल्पबद्धता को इन पंक्तियों के साथ मैं दोहराना चाहूँगा। इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था, इंद्रावती का पानी तो श्री राम ने भी पिया था। इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था, इंद्रावती का पानी तो श्री राम ने भी पिया था। प्रण करो मां दंतेश्वरी का, आंगन फिर खुशहाल करेंगे। इस झूठी विचारधारा को नकार मुख्य धारा में विश्वास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर रही है। इन आयोजनों से लाखों लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद के विध्वंसकारी मार्ग को छोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के आयोजन से हमारे वनांचल के युवाओं से जो प्रतिसाद मिला, उससे प्रेरित होकर हम सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन कर रहे हैं। बस्तर सरगुजा ओलंपिक की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने बजट में इनके लिए 5-5 करोड़ का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, दंतेवाड़ा में पहली बार एजुकेशन सिटी की परिकल्पना की गई थी, जहां से आज बच्चे मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। इसी अनुभव से प्रेरित होकर हम नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ एवं जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे भावी पीढ़ी के लिए आकांक्षी से अग्रणी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। जो जगह नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, अब वह शिक्षा के केंद्र का पर्याय बनेगा। बस्तर के युवाओं के सिर पर गौर सिंह भी दिखेगा और गले में स्टेथोस्कोप भी दिखेगा। हमने दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया है। एजुकेशन सिटी में प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला, ITI, प्री मैट्रिक,
एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, शिक्षक आवास इत्यादि स्थापित किया जाएगा। एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। यह महज कुछ संस्थानों का समुच्चय मात्र नहीं होगा, बल्कि प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्य धारा से जुड़कर कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है, इसका यह एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अबूझमाड़ और जगरगुंडा से आदिवासी भाई बहनों की लगाई गई छलांग आने वाले दशकों में रायपुर या दिल्ली तक नहीं रुकेगी, बल्कि बस्तर का युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी दहाड़ मारेगा। आज कुछ लोगों को यह महज एक सपना लग सकता है, मगर लोकतंत्र के प्रदेश के इस सबसे बड़े मंदिर में खड़ा होकर पूरे विश्वास के साथ मैं इसे कहने का साहस कर पा रहा हूं। महोदय, एक समय था जब बस्तर सरगुजा नेटवर्क, रोड नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क सभी के लिए मोहताज हुआ करता था, लेकिन हमने 2 वर्षों में बस्तर के जगरगुंडा, पानीडोबीर, ओरछा, पामेड़, किस्टाराम तथा सरगुजा के डिंडो एवं आरा जैसे जगहों पर प्रयास कर बैंक ब्रांच खुलवाए। केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत निधि योजना के तहत राज्य में नए 500 मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला है। महोदय, बस्तर में विश्वसनीय इंटरनेट सेवा बनाए रखने के लिए बस्तर नेट परियोजना के तहत बजट में 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। मंत्री जी, 1 मिनट। अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल सांसद एवं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी सांसद उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा दोनों ही संभाग भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़े हैं तथा आबादी का घनत्व कम होने से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। हमने पिछले बजट में यह वादा किया था कि इस समस्या का समाधान हम करेंगे। आज मुख्यमंत्री बस योजना अंतर्गत लगभग 70 बसों के परिचालन से बस्तर के पुअर्ती, बुरकापाल, भेज्जी और पामेड़ तथा सरगुजा के चंपा, अबीरा, डूभापानी, मड़कडोल जैसे स्थानों के रहवासी बस सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। इस योजना हेतु 10 करोड़ का इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, भय के कारण जिस बस्तर में जाने से लोग परहेज करते थे, आज उसी बस्तर के चित्रकोट, तीरथगढ़, धुड़मारास, टाटामारी, दौड़काल इत्यादि अनेक स्थान पर आकर्षक पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयास से आज बस्तर टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो रहा है। हमने पिछले बजट भाषण में छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी लाने का वायदा किया था, जिसे अमल में लाया जा चुका है। इसका सर्वाधिक लाभ बस्तर सरगुजा को होगा। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में होटल इत्यादि क्षेत्र में निवेश करने पर औद्योगिक नीति अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। हमारी नीति का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले, इसके लिए पात्रता हेतु निवेश के मापदंड भी उनके लिए कम रखे गए हैं। सरगुजा अंचल के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट हेतु 5 करोड़ तथा जसपुर के कोतेबिरा में धार्मिक पर्यटन हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। बस्तर एवं सरगुजा के नैसर्गिक सौंदर्य, मेला, मड़ई, उत्सव, धार्मिक स्थलों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, इसके लिए देश के प्रतिष्ठित टूर ऑपरेटर एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा में आजीविका के अवसर सृजित करने के लिए हम एक नई सोच के साथ नया प्रयास करने जा रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में अलाइड कृषि सेक्टर, एग्रो एवं एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर्स में हम विशेष फोकस करेंगे, जो स्थानीय जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। वहाँ राइस मिल, पोल्ट्री फार्म, बकरी पालन फार्म, वनोपज प्रसंस्करण जैसे गतिविधियों के लिए बड़े केंद्र खुलें, इसके लिए हम योजना ला रहे हैं। इससे न केवल इन क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना अंतर्गत हम निवेशकों को निवेश अनुदान देंगे, जिसके लिए इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ व्यक्तिमूलक आजीविका के अवसरों को व्यापक करने हेतु छोटी इकाइयों में भी बकरी पालन, सुकर पालन एवं मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए कुल 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अध्यक्ष महोदय, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में उन्नयन करने के लिए जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की है, तब बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं का और विस्तार हो, इसके लिए कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिनके संचालन के लिए 50 करोड़ की राशि का इस बार इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम डॉक्टर एवं विशेषज्ञों की भर्ती करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दूर दराज के अंदरूनी सड़कों को NH या स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी मिल सके। बजट में शामिल नारायणपुर के जाटलूर से इतामपारा भैरमगढ़ 28 करोड़, नारायणपुर के कुतुल से ओरछा 20 करोड़, बीजापुर के इतुलवाड़ा से तुमनार 20 करोड़, बीजापुर के चेरपाल से गुटुमपाली 20 करोड़, दंतेवाड़ा के मुचनार से बारसूर 9 करोड़, कांकेर के ज्ञानी ढाबा चौक से दुधावा बिरगुड़ी 11 करोड़, सुकमा के कुन्ना से मिचवार पुल 7 करोड़, NH 43 लुचकी घाट से NH 343 रामानुजगंज 7 करोड़, बलरामपुर रामानुजगंज रिंग रोड 10 करोड़, जसपुर के आगडीही नीमगांव 8 करोड़, जसपुर के पंडरापाट से भड़िया 12 करोड़, भैया थान के तेलगांव से बूंदिया चौक 7 करोड़, कोरिया से चिरमिरी 10 करोड़ जैसे सड़कों के प्रावधान जैसे सैकड़ों सड़कों के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएं जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर की दृष्टि से बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती के जल का उपयोग आज तक हम उपयुक्त सिंचाई संरचनाओं के अभाव में अपनी क्षमताओं के अनुकूल नहीं कर पा रहे थे। हमने इंद्रावती पर मटनार और देउर गांव में 2024 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण के साथ 68 किलोमीटर नहर की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे बस्तर में लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा। बस्तर अपनी हरियाली, उन्नति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही इस बजट में कांकेर में मेडकी बैराज निर्माण 400 करोड़, बीजापुर में मट्टी मार्का डायवर्सन योजना 110 करोड़, बस्तर में महादेव घाट बैराज निर्माण 100 करोड़, जसपुर के पम्पशाला निकट में लिफ्ट इरिगेशन 60 करोड़, अंबिकापुर के सरगमा में बैराज निर्माण 20 करोड़, बैकुंठपुर में गेज डैम उन्नयन 10 करोड़ जैसे अनेकों प्रावधान बस्तर सरगुजा की दृष्टि से इस बजट में शामिल हैं। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सरगुजा जसपुर विकास प्राधिकरण की राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ तथा बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए भी 75 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बस्तर और सरगुजा का भाग्योदय हो रहा है और इन क्षेत्रों में सभी तरह के नेटवर्क का विकास, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो सब हमारे समावेशी विकास जो संकल्प के एस समावेशी विकास से संबंधित हैं, इस संकल्प का चित्रण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास के माध्यम से हम क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के प्रयास के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सम्मान, समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को महतारी वंदन योजना से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक पहचान दिलाने की बात कही थी। योजना अंतर्गत लगभग 70 लाख माताओं बहनों को अभी तक 24 किस्तों में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि हमारी सरकार ने ऑलरेडी जारी कर दी है। इस बजट में इसके लिए 8200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंच दिया है, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है तथा लगभग 5 लाख बहनें आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदियों के व्यवसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से लखपति दीदियों के लिए
देश प्रदेश के विभिन्न व्यवसायिक एवं आर्थिक केंद्रों के भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही चूंकि हमारी बहनों का धार्मिक भावनाओं से गहरा जुड़ाव होता है, इसलिए इन्हें शक्ति पीठों का भी भ्रमण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए भी इस बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास वही है जो किशोरियों, नवनिहालों, धात्री माताओं एवं कुपोषित बच्चों को ममत्व भाव से स्पर्श करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने शहरी क्षेत्रों में 250 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने संकल्प पत्र के अंतर्गत मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी प्रकरणों का जिक्र किए बिना समावेशी विकास की अवधारणा अधूरी ही रहेगी। सभापति महोदय, समावेशी समाज की परिकल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी वर्गों के लिए अवेलेबल, एक्सेसिबल एवं अफोर्डेबल ना हो। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं बिना वित्तीय बोझ के जनता को उपलब्ध हो सकें। हम शहीद बी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए, 25 से अधिक एसएचसी, पीएचसी तथा सीएचसी के भवन निर्माण, 220 बिस्तर जिला अस्पताल चिकित्सालय अंबिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी के लिए भवन निर्माण, जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग, कोंडागांव, जसपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण, रामनगर, रायपुर तथा कुंडा कबीरधाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में उन्नयन तथा भवन निर्माण, 200 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल कालीबाड़ी रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप की भी स्वीकृति इस बजट में दी गई है। सभापति महोदय, प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब हेतु 25 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले होम्योपैथी कॉलेज का भी प्रावधान इस बजट में किया है। राजधानी रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज, राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिए सेटअप, मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं जसपुर के संचालन हेतु सेटअप का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। नर्सिंग कॉलेज कांकेर, कोरबा, मनेंद्रगढ़, महासमुंद जैसे स्थलों में प्रारंभ किया जाएगा। एडवांस कार्डिक इंस्टीट्यूट मेकाहारा रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ एआई के उपयोग से उपचार इत्यादि के बेहतरी के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। हमने मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में मेडिकल छात्र छात्राओं एवं इंटर्न्स के हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़, पीएम अभीम के लिए 190 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 183 करोड़, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने
सभापति महोदय, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने, तत्कालीन भाजपा सरकार ने किसानों के लिए देश में सबसे पहले क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की थी, जो आज तक किसानों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए इस बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार सहकार की भावना को और समृद्ध करते हुए सहकारी समितियों के कामकाज में विविधता लाने के लिए उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में विकसित कर रही है। सहकारी समितियों को स्वावलंबी और संसाधन पूर्ण करने के उद्देश्य से 50 नए गोदामों हेतु 150 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अब मैं संकल्प थीम के दूसरे पड़ाव ए अर्थात अधोसंरचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अधोसंरचना आर्थिक विकास की नींव के साथ साथ उसकी उत्प्रेरक भी होती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में अधोसंरचना को विशेष स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आज लगभग 47,000 करोड़ के कार्य हो रहे हैं, जो 2013-14 की तुलना में लगभग 24 गुना अधिक है। यह डबल इंजन की सरकार के कारण संभव हो पा रहा है सभापति महोदय। यही नहीं, आज छत्तीसगढ़ में अनेक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, खरसिया से परमलकसा रेलवे लाइन, केंद्री में नया कोचिंग टर्मिनल, रायपुर से सारंगढ़ बिलाईगढ़ तक 4 लेन, कोरबा अंबिकापुर नई रेल लाइन, डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन इत्यादि अगर आकार ले रहे हैं तो यह केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह है। सभापति महोदय, अधोसंरचना के क्षेत्र में हम एक नई योजना मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना इस बजट में लेकर आ रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली NH के अतिरिक्त जो हैं सड़कों का कम से कम 2 लेन सड़कों में उन्नयन करना है। इसमें राजनांदगांव से गीदम, भनपुरी से दोरनापाल, शंकरगढ़ से सुहेला वाया कांसाबेल, कसडोल से गरियाबंद वाया बागबहरा सहित हमारे छत्तीसगढ़ की 36 सड़कें इसमें शामिल हैं, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बृहद है, आबादी का घनत्व तो कम है तथा काफी बड़ा क्षेत्र वनांचल, नदी नाले, पहाड़ इत्यादि से आच्छादित है। इसके कारण अभी भी कुछ गांव 12मासी सड़कों से कनेक्टेड नहीं हैं। कई बार हम अखबारों में स्कूली बच्चों को नाव से नदी नाले पार करने की तस्वीरें देखते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे 206 गांवों को चिन्हांकित किया है, जिन्हें जोड़ने के लिए इस बजट में 50 करोड़ का शुरुआती प्रावधान भी हमने किया है। सभापति महोदय, इस वर्ष लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लगभग 9,450 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग के अनेक महत्वपूर्ण अधोसंरचना जैसे बिलासपुर के राजीव गांधी चौक से सीपत चौक फ्लाईओवर 15 करोड़, बिलासपुर के मेलनाडीह से कस्तूरी नगर तक सड़क 30 करोड़, मुंगेली के फास्टरपुर झलियापुर सड़क 10 करोड़, बिलासपुर के उसलापुर गीता पैलेस से अमेरी अंडर ब्रिज की ओर 4 करोड़, मुंगेली के बिटकुली से भटगांव सेवार पहुंच मार्ग 4 करोड़, बिलासपुर के चकरभाटा बस्ती से धमनी पहुंच मार्ग 2 करोड़, कवर्धा से खमरिया मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण 23 करोड़, दुर्ग के महाराजा चौक में फ्लाईओवर, बालोद राजनांदगांव से अंतागढ़ कच्चे मार्ग 24 करोड़, इस तरह के कार्य बजट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रायपुर संभाग की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जैसे महासमुंद के झलप रायतुम अचानकपुर मार्ग 15 करोड़, बलौदा बाजार भाटापारा सड़क चौड़ीकरण 25 करोड़, धमतरी नगरी बोराई सड़क 20 करोड़, धमतरी के पुरूर गंगरेल सड़क चौड़ीकरण 11 करोड़ भी शामिल हैं। सभापति महोदय, रायपुर राजधानी होने के साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का पूर्णतः केंद्र बिंदु है, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था एक स्वाभाविक चुनौती होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए
हमने रायपुर के लिए राजधानी पैकेज के तहत महत्वपूर्ण सड़कों मोआ से सेरीखेड़ी 100 करोड़, लाभांडी से सड्डू 100 करोड़, भनपुरी चौक फ्लाईओवर 20 करोड़, मोआ से दलदल सिवनी ब्रिज तक सड़क 8 करोड़, शारदा चौक से तात्यापारा चौक फ्लाईओवर 10 करोड़, वीआईपी रोड पर श्री राम मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज 7 करोड़, अशोका रतन से कोया कचना में बृहद पुल 8 करोड़ जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल की गई हैं। साथ ही रायपुर शहर में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम मिलकर कार्य करेंगे एवं इसके लिए सरकार से वित्तीय रूप से अतिरिक्त फंड भी प्रदान किया जाएगा। सभापति महोदय, नवा रायपुर अटल नगर आधुनिक अधोसंरचना, नागरिक सेवा तथा इन्वेस्टर फ्रेंडली शहर होने के कारण देश में तेजी से उभर रहा है। नवा रायपुर में आज मेडी सिटी, एजू सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी जैसे कॉन्सेप्ट के कारण यह शासकीय निवेश के साथ साथ निजी निवेश भी आ रहे हैं, जिसमें एआई डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई जैसे आधुनिक तकनीक संबंधी निवेश के साथ साथ बॉम्बे हॉस्पिटल तथा नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। नवा रायपुर की अधोसंरचना को और मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर सुविधा हेतु 10 करोड़, विद्युत अधोसंरचना हेतु 35 करोड़, ट्रिपल आईटी में अधोसंरचना निर्माण हेतु 20 करोड़ एवं सत्य साई संजीवनी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधोसंरचना विस्तार हेतु 25 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सभापति महोदय, हमने अपने संकल्प पत्र में तथा पिछले बजट भाषण में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की थी, जिसे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरा किया गया है। महोदय, बढ़ती हुई आबादी एवं शहरीकरण के कारण आवश्यकता है कि हमारी प्लानिंग बृहद स्तर की हो, जहां न केवल रायपुर बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों को भी शामिल कर इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। हमारे राज्य राजधानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे मध्य भारत का फुटप्रिंट होगा, इसलिए एससीआर में क्षेत्रीय स्तर की परियोजनाओं की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती बजटीय प्रावधान के रूप में 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने पिछले बजट में एससीआर में मेट्रो रेल परियोजना की बात की थी, जिसके संबंध में आज मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमने सर्वे के लिए एजेंसी का निर्धारण कर लिया है तथा मेट्रो रेल परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव नदियों को जोड़ने पर जोर दिया था और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने सीकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना का अत्याधुनिक लीडार सर्वे कार्य पूर्ण किया है तथा इस परियोजना के लिए 3047 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना का लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण हेतु 690 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। जल संसाधन विभाग के पूंजीगत प्रावधान में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ हमने शुद्ध पेयजल उपलब्धता के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए हैं। धमतरी जिले के ग्राम सिर्री तथा कबीरधाम जिले के सुतियापाट जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों में एवं भीरा क्षीरपानी जलाशय से 66 गांवों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बजट में O&M की नई पॉलिसी के तहत लोक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत पेयजल सुविधाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हो रहा है और हमारा राज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन तथा वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। इन क्षेत्रों के भावी विकास में हवाई सेवाओं की उपलब्धता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सभापति महोदय,
क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट को विकसित करने में राज्य की ओर से अधोसंरचना में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही कोरबा में भी एयर स्ट्रिप के उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारा प्रयास है कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर की एयर कनेक्टिविटी और व्यापक हो। हमारी कोशिश है कि बिलासपुर से नियमित फ्लाइट की संख्या और बढ़े एवं अंबिकापुर से भी अगले वित्तीय वर्ष में नियमित फ्लाइट एवं जगदलपुर से रायपुर के बीच भी फ्लाइट की पुनः शुरुआत हो। इन प्रयासों को सार्थक करने के लिए हम राज्य सरकार की एक नई योजना सीजी वायु, छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान सीजी वायु प्रावधानित कर रहे हैं। योजना अंतर्गत एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग हेतु इस बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विकास की कहानी ऊर्जा के स्याही से लिखी जाती है। ऊर्जा केवल एक सेक्टर मात्र नहीं है, बल्कि ये समस्त मानव गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पावर हब है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें अग्रणी बने रहने के लिए निवेश के लिए माकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एनर्जी समिट का आयोजन किया, जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस बजट में मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास अंतर्गत 33/11 केवी के 90 नए उपकेंद्र सहित अन्य कार्यों हेतु 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों में सोलर हाई मास्ट की स्थापना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्रेडा के कार्य विस्तार को देखते हुए नए भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान शामिल है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है। बीपीएल उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने के लिए 354 करोड़ का प्रावधान है। नियद नेल्ला नार योजना में विद्युतीकरण हेतु 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के साथ राज्य सरकार के अतिरिक्त अनुदान हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, नगरीय विकास में अधोसंरचना जैसे कि सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, आवास और परिवहन को आधुनिक एवं सुदृढ़ हमारे लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। सभापति महोदय, नगरीय निकायों में होने वाला विकास भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है, जिससे कि हमारे शहर नियोजित एवं व्यवस्थित हो सकें। पिछले बजट में नगर निगमों में विकास के लिए हमने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की थी। इस बजट में नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए नगरोत्थान योजना की तर्ज पर एक नई योजना मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विस्तार हेतु 750 करोड़, नगरोत्थान योजना के अंतर्गत 450 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी हेतु 800 करोड़, मिशन अमृत योजना अंतर्गत 512 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, युवाओं के लिए पिछले 2 वर्षों में हमारे द्वारा 33 नालंदा लाइब्रेरी स्वीकृत किए गए हैं। इस वर्ष तखतपुर, पंडरिया, भाटापारा सहित 5 नालंदा लाइब्रेरी हेतु 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, संकल्प के इस बजट की जो इस थीम है, इस संकल्प की थीम की अगली कड़ी एन अर्थात निवेश है। छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 60% कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है। इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का लगभग 48% तथा सेवा क्षेत्र का लगभग 35% योगदान है। हमारा यह प्रयास है कि निवेश के माध्यम से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार हो, जिससे न केवल प्रत्यक्ष एवं औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी निर्मित होंगी। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 रोजगार पर केंद्रित है
तब विगत वर्ष लगभग 1000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा इन उद्योगों के द्वारा 8000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ साथ 15000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। धमतरी के कचना में 17 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश की पहली 4 मंजिला प्लग एंड प्ले फैक्ट्री विकसित की जा रही है। सभापति महोदय, देश और दुनिया के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जापान के ओसाका तक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में मटिया, कसडोल, बिरकोनी, महासमुंद, छाती, धमतरी, बनगांव बी, पत्थलगांव सहित 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, ग्राम तूता, नवा रायपुर, अटल नगर में कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर के निर्माण हेतु प्रारंभिक 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, भिलाई में व्यवसायिक परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़, पटेवा, राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए 10 करोड़, नवा रायपुर, अटल नगर तथा राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसे अमली जामा पहनाया जा चुका है। तो इस बजट में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, निवेश को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनेकों सुधार जैसे सिंगल विंडो सिस्टम, छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम इत्यादि लाकर यह प्रयास किया गया है कि हम रेगुलेटर से ज़्यादा फैसिलिटेटर की भूमिका में रहें। हमने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्योगों की सब्सिडी हेतु प्रावधानित बजट में 3 गुना वृद्धि की है। इस बार अनुदान एवं प्रतिपूर्ति हेतु 750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु लैंड बैंक तैयार करने के लिए 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 में उद्योग विभाग का बजट 648 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 1750 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस तरह उद्योग विभाग के बजट में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि, निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगार वृद्धि के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सभापति महोदय, मौजूदा जियोपॉलिटिकल एवं जियो इकोनॉमिक परिदृश्य में क्रिटिकल तथा स्ट्रेटेजिक मिनरल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसलिए नवीन क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में NMAT, ISM धनबाद एवं CIL जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, प्रदेश में खान एवं खनिजों के ऑनलाइन एवं डिजिटाइज प्रबंधन हेतु खनिज ऑनलाइन 2.0 के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सोना खान भवन के उन्नयन एवं निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। सभापति महोदय, अब मैं संकल्प थीम की अगली कड़ी के अर्थात कुशल मानव संसाधन के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। आज प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में विकास एवं रोजगार का आधार उद्योग, निवेश, अधोसंरचना के साथ साथ कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन होता है। उच्च शिक्षा। सभापति महोदय, कुशल मानव संसाधन के लिए उच्च शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां छात्र अपनी रुचि, कौशल और टैलेंट के आधार पर आगे का विकल्प चुनता है। महाविद्यालयों को केवल एक पढ़ने पढ़ाने के संस्थान के रूप में नहीं, बल्कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना आवश्यक है। इसलिए आगामी चरण में हमने 5 शासकीय महाविद्यालयों, राम भजन महाविद्यालय जसपुर, जे योगानंदन छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, डॉक्टर वामन वासुदेव पाटंकर कन्या महाविद्यालय दुर्ग, दाऊ कल्याण सिंह कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बलौदाबाजार तथा किरोड़ीमल महाविद्यालय रायगढ़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने के लिए चयनित किया है, जिसके लिए इस बजट में 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। बलौदाबाजार में नवीन बीएड कॉलेज, खड़गवां एवं बड़ी करेली में नवीन महाविद्यालय की स्थापना, मिनी माता कर्मा महाविद्यालय बलौदाबाजार एवं स्वामी आत्मानंद शासकीय आदर्श महाविद्यालय अटारी रायपुर का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है।
सभापति महोदय, चित्रकूट, भानु प्रतापपुर, पोड़ी बचरा कोरिया, बागबहरा जसपुर, जरहा गांव मुंगेली एवं सिर्री धमतरी सहित 25 कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, रायपुर प्रदेश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जहां लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं, जिसमें प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र से भी अभ्यर्थी यहाँ आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए और रायपुर को एक बड़े परीक्षा केंद्र के रूप में और विकसित करने के लिए एक मेगा परीक्षा केंद्र स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इससे राज्य को प्रतियोगी परीक्षाएं करवाने में सहूलियत होगी, छात्रों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा और रायपुर एक बड़े परीक्षा केंद्र के रूप में आसपास के राज्यों के बीच में डेवलप होगा। सभापति महोदय, राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान राशि दिए जाने के लिए 731 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को 250 करोड़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को 40 करोड़, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को 16 करोड़, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय को 50 करोड़ सम्मिलित है। तकनीकी शिक्षा। सभापति महोदय, नवीन औद्योगिक नीति तथा आर्थिक सुधारों के कारण छत्तीसगढ़ में निवेश का बेहतर वातावरण निर्मित हुआ है। विश्व स्तरीय तकनीकी मानव संसाधन सृजित करने के उद्देश्य से हमने CGIT छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का निर्णय पिछले संकल्प पत्र में लिया था। अभी तक 4 CGIT कबीरधाम, जसपुर, रायगढ़ तथा जगदलपुर प्रारंभ किए जा चुके हैं तथा 3 नए CGIT रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग हेतु इस बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, ITI तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अधोसंरचनात्मक उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु 20 करोड़ प्रदान किया जाएगा। सभापति महोदय, PM सेतु योजना के तहत ITIs को अपग्रेड करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। कौशल विकास। सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में, सभापति महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपने युवाओं को कानून बनाकर कौशल प्राप्त करने का अधिकार दिया एवं प्रदेश के लाइवलीहुड कॉलेज पूरे देश के लिए मॉडल बने। युवाओं की ऊर्जा और क्षमताओं को बाजार मांग के अनुरूप विकसित करने के लिए उन्हें कौशल विकास से जोड़ना आवश्यक है। अतः इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट अंतर्गत 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। युवा। सभापति महोदय, युवाओं के भविष्य में ही छत्तीसगढ़ का भविष्य निहित है। अतः हमने अपने युवाओं को विभिन्न स्तरों पर आवश्यक संसाधन, सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु बजट में प्रावधान किया है। हमने संकल्प पत्र में युवाओं के करियर काउंसलिंग की व्यवस्था करने का उल्लेख किया था, जिसकी पूर्ति के लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम नालंदा लाइब्रेरी को पढ़ाई के साथ साथ युवाओं के करियर एवं उद्यमिता मार्गदर्शन का भी केंद्र बनाएंगे। सभापति महोदय, हमारे युवा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसके लिए उन्हें परीक्षा की तैयारी में आर्थिक सहायता हेतु हम एक नई योजना ला रहे हैं। इस योजना का नाम CGS असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जिसके 3 घटक हैं: उड़ान, शिखर एवं मंजिल। उड़ान अंतर्गत नीट, क्लैट एवं JEE प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। शिखर अंतर्गत UPSC एवं CGPSC चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जाएगी। और मंजिल के अंतर्गत बैंकिंग, SSC एवं रेलवे चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना के लिए 33 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, वैसे मेधावी छात्र जिन्हें शासकीय हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको संभाग स्तर पर स्वयं के व्यय से रहने की व्यवस्था करने पर आर्थिक सहयोग देने हेतु हम एक नई योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादे अनुसार रिक्त शासकीय पदों को भरने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आगामी वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को और गति प्रदान करने के लिए व्यापम की क्षमता विस्तार का कार्य किया जाएगा। इससे व्यापम ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से आयोजित कर सकेगा एवं अधिक से अधिक अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया
पूर्ण होने की समयावधि भी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। सभापति महोदय, वर्तमान परिदृश्य में विश्व स्तर के मानव संसाधन तैयार करने के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा एआई जैसे क्षेत्रों में अभी से निवेश करने की आवश्यकता है। इसी ध्येय के साथ हमने इस बजट में 36 इंक सीजी इनोवेशन सेंटर तथा एसटीपीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 35 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। सभापति महोदय, मैं संकल्प थीम की अगली कड़ी ए अर्थात अंत्योदय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन, जिसमें उन्होंने समाज के सबसे निर्धन, वंचित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना की है, यही हमारे आर्थिक विकास तथा समावेशी समृद्धि का सिद्धांत है। महोदय, श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है, अर्थात सही मायने में हम उतने ही विकसित हुए हैं जितने की पंक्ति में खड़ा सबसे आखिरी व्यक्ति विकसित हो पाया है। हमारा बजट इन्हीं वंचित, शोषित, गरीब वर्गों के लिए समर्पित है। खाद्य। सभापति महोदय, हमने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत बजट में 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है एवं संपूर्ण पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चना, शक्कर, फोर्टिफाइड राइस, गुड़ तथा आयोडाइज्ड नमक के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, मैं संकल्प के अंत्योदय के अध्याय को हमारे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवाओं, असहाय वर्गों के लोगों को समर्पित करना चाहूँगा। हमने यह प्रयास किया है कि अंत्योदय की सच्ची भावना के अनुरूप इन सभी के लिए सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। सामाजिक सुरक्षा सहायता अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु कुल 1422 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सियानगुड़ी को वरिष्ठ नागरिकों के डे केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका संचालन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना हेतु इस बजट में 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ के पंडरीपानी में 100 सीटर दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय एवं छात्रावास के लिए 6 करोड़ और रायपुर के मठपुरैना में दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी 33 जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जनजाति कल्याण। सभापति महोदय, अंत्योदय की विचारधारा को वास्तविकता में बदलने की पहली शर्त है कि जनजातीय वर्ग के लोगों को संसाधन उपलब्ध कराएं, उनके लिए अवसरों का निर्माण करें तथा उनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करें। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण तथा इसके सम्मान में हमने जनजातीय संग्रहालय का भी निर्माण किया है। सभापति महोदय, विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ तथा आवास निर्माण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनजातीय बाहुल्य ग्राम पंचायतों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु संचालित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना अंतर्गत बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में 17 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसके लिए 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही बीजापुर में प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रावधान इस बजट में विशेष रूप से किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कोरबा जिले में आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 5 करोड़ तथा बालक क्रीड़ा परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान कोरबा के लिए किया गया है। एक प्रयास विद्यालय, एक क्रीड़ा परिसर, 22 अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस वर्ष जनजातीय संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल के रूप में जनजातीय सुरगुड़ी स्टूडियो की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है।
सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 3 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को व्यवस्थित, सक्षम एवं क्रियाशील बनाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय का सेटअप बजट में प्रावधानित किया जा रहा है। सभापति महोदय, विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई सतनाम भवन एवं समाज हेतु सामुदायिक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से भंडारपुरी में गुरुद्वारा मोतीमाल हेतु 17 करोड़, ग्राम मुंगेली में सतनाम भवन के पुनरुद्धार हेतु 25 लाख, ग्राम श्वेतगंगा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख, सतनाम भवन भिलाई में डोम निर्माण हेतु 50 लाख, ग्राम भंडारपुरी में डोम निर्माण हेतु 1 करोड़, रायपुर में समाज के भवन हेतु 1 करोड़, मड़वा में सतनाम धर्मशाला हेतु 50 लाख शामिल है। इसके अलावा गिरौदपुरी मेला हेतु वार्षिक 25 लाख आवंटन को बढ़ाकर 50 लाख किया जाना भी शामिल है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप आगामी वर्ष से बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम हेतु ग्राम लालपुर थाना में 15 लाख, ग्राम श्वेतगंगा में 10 लाख, भिलाई में 10 लाख, भंडारपुरी मेला हेतु 20 लाख का प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए हमने 4 अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, 1 क्रीड़ा परिसर तथा 1 प्रयास विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया है। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी तो पिछड़ा वर्ग के भी देख लेते साहब, 52% है नमूमन। धैर्य रख, धैर्य। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी के उड्डयन के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप बजट में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ प्रावधानित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण। सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग को पूर्ण रूप से स्थापित करने, इसे और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हम इसके विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु पदों का प्रावधान कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुनकुरी में कुम्हार समाज हेतु मंगल भवन, फरसा बहार में मंगल भवन, बलौद में सेन समाज भवन, कुनकुरी में भवन, बगीचा में यादव समाज के वृंदावन भवन, नरदहा में कुर्मी समाज भवन, तपकरा में सोनी समाज भवन, साहू समाज हेतु श्री नर्मदा खंड में भवन, मुंगेली में भवन, ग्राम कांदुल में आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वाल, सरगुजा में कोलता समाज हेतु 50 लाख इत्यादि अनेक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभापति महोदय, हमने अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों के लिए रायपुर में 200 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा मनेंद्रगढ़ एवं रायगढ़ में 100 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए बजट में प्रावधान किया है। साथ ही बिलासपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। श्रम कल्याण। सभापति महोदय, हमने असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु 128 करोड़ का प्रावधान किया है। रायपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में तीव्रता के साथ औद्योगिकरण हो रहा है, जहां काम करने के लिए प्रवासी श्रमिक अन्य जिलों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जिनके पास रहने की कोई आवासीय सुविधा नहीं होती है। इनकी सुविधा के लिए नवा रायपुर में प्रवासी मजदूर आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारे संकल्प पत्र के वायदे के अनुरूप हम किसानों और मजदूरों का दुर्घटना बीमा भी कराएंगे। इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान लाया गया है। सभापति महोदय, संकल्प थीम के अगले पड़ाव एल अर्थात लाइवलीहुड के संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।
आधुनिक युग में आजीविका न केवल जीवन यापन का एक माध्यम है, बल्कि लोगों के आत्मसम्मान, पहचान और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का भी एक साधन है। छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामोद्योग, लघु वनोपज इत्यादि से जुड़ी हुई है। कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्र हमारे राज्य में लाइवलीहुड के मजबूत आधार बने, इसके लिए इनके विस्तार की कार्य योजना बनाई गई है। कृषि सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के समावेशी एवं सर्वांगीण विकास तथा खुशहाली का रास्ता खेतों से, खलिहानों से, मेड़ों से, नहरों से और तालाबों से होकर किसानों के घर तक पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में कृषि एक व्यवसाय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। सभापति महोदय, हमने खरीफ सीजन 2014 और 2015 के धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना की 3,716 करोड़ की बकाया राशि किसानों को देकर अपना वादा निभाया। साथ हमने मोदी की गारंटी अंतर्गत अन्नदाताओं से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की है। खरीफ सीजन 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी को मिलाते हुए खरीफ सीजन 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी को मिलाते हुए हमने पिछले 3 खरीफ सीजन में ऐतिहासिक 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की है, जिससे किसानों के खाते में लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो कुटकी, रागी और कपास जैसे फसलों को भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, धान खरीदी में मार्कफेड की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए मार्कफेड को धान उपार्जन हेतु 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विगत 2 वर्षों में हमने गन्ने की खेती करने वाले किसानों को 92 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इसके लिए 60 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, प्रदेश में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़, नेशनल मिशन ऑन ऑडिबल ऑयल के लिए 90 करोड़ तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ कृषि आधारित उद्योग स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सभापति महोदय, हमारे किसान भाइयों को कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्यानिकी सभापति महोदय, हमारी सरकार ने खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑयल पाम की खेती करने वाले कृषकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे अनुदान के अतिरिक्त टॉप अप प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के उत्तरी पठारी क्षेत्र मैनपाट, शंकरगढ़, कुसमी तथा बगीचा में आलू की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आलू प्रदर्शन विकास योजना भी प्रारंभ की गई है। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आलू से अब सोना बनाना, समझे कि नहीं समझे? माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1 घंटा हो गया और पूर्व वित्त मंत्री है बहिष्कार करके चले गए, और कितना देर लगेगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रावधान इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम हेतु 170 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना हेतु 150 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु 130 करोड़ और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 130 करोड़। मत्स्य पालन सभापति महोदय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोरबा जिले के हसदेव बागो जलाशय में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क प्रस्तावित है।
जिसके लिए भी बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुधन विकास, सभापति महोदय, यह अवसर उन लाखों चरवाहों, गोपालकों और पशुपालकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के असली स्तंभ हैं। हमारी सरकार ने राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहित कर आजीविका का प्रमुख साधन बनाने के लिए डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ की है तथा इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का उन्नयन भी शामिल है। पशुओं के नस्ल सुधार तथा दूध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से समग्र पशु संवर्धन योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पशुओं को वर्ष भर हरा चारा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से हरा चारा उत्पादन योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामोद्योग, सभापति महोदय, हस्तशिल्प हमारे राज्य में न केवल कला, संस्कृति एवं कौशल का संगम है बल्कि आजीविका के क्षेत्र में भी हस्तशिल्प का व्यापक प्रभाव है। ढोकरा आर्ट हो, बांस कला हो या फिर माटी कला, बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो इन पर निर्भर करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को सही बाजार और सही दाम मिले तो न केवल कला और हुनर का सम्मान होगा बल्कि ऐसे परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि देश के 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे। इसके लिए भी हमने बजटीय प्रावधान किया है। हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहयोग के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण हो रहा है, जिससे हस्तशिल्पियों के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स को आधुनिक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके लिए 93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, माटी शिल्प कला के नए डिजाइन तैयार करने एवं उन्हें बाजार के लिए आकर्षक स्वरूप देने के लिए कुनकुरी के ग्राम गोरिया में ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, संकल्प थीम की अंतिम कड़ी पी अर्थात पॉलिसी से परिणाम तक है। पी अर्थात पॉलिसी से परिणाम तक है। महोदय, चाणक्य ने कहा है, लोक प्रशासन का चरित्र उसकी नीतियों में समाहित होता है और उन नीतियों का मूल्य उसके उद्देश्य से नहीं, उसके परिणाम से आंका जाना चाहिए। नीति वह सार्थक है जो लोक कल्याण, प्रभावी क्रियान्वयन और अनुशासन के साथ धरातल पर परिणाम दे। सभापति महोदय, नीति का क्या परिणाम हो सकता है, इसका उदाहरण है कि हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया और इससे 2 महीनों में ही रायपुर में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का आयोजन संभव हो पाया, जिसमें सभापति महोदय टिकट नहीं हमने मिला। प्रशासनिक सुधारों से विधायक लोगों को टिकट नहीं मिला महोदय, आपको भी नहीं मिला था। पहली बार हुआ है। बैठिए, तो फ्री में लेना चाहिए क्या विधायकों चर्चा को? में बोल लीजिएगा। फ्री में क्यों लेना चाहिए विधायकों को? पूरी जनता को जैसे मिलता है वैसे ही मिलना चाहिए। वित्त मंत्री के सभापति महोदय, हमने प्रशासनिक सुधारों से सरकारी कामकाज में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया है। भाजपा के अध्यक्ष का भी समर्थन नहीं है, पार्टी का समर्थन नहीं है आपको। देख लिया आपके अध्यक्ष कहाँ हैं? स्वयं चंद्राकर जी एक काला जैकेट पहन के आए। संगठन के काम में एक गए। भी वरिष्ठ अभी तक स्वागत नहीं किए हैं आपके भाषण हो का। गया। अब सभापति महोदय, मंत्री जी सभा बैठिए ना, उतना उनको बोलना है, आप सुन लीजिए। आप बोलिए मंत्री जी। सभापति महोदय, हमारी सरकार प्रथम दिवस से प्रशासनिक सुधार के लिए संकल्पित तथा प्रयासरत रही है। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक ई फाइल के माध्यम से सरकारी कामकाज का क्रियान्वयन हो रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है। हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों का ई-केवाईसी जैसे अनेक रिफॉर्म्स उसी सोच के परिणाम है। सभापति महोदय, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। यह प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में सभी जिलों के मध्य विभिन्न योजनाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, जिले नवाचार के लिए प्रेरित हों और जो अच्छे काम हो दूसरे जिले उनका अनुसरण करें। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के माध्यम से जिलों और विभागों को पुरस्कृत भी किया गया है जिन्होंने अच्छी कार्य योजना बनाकर शासकीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया है। सभापति महोदय, हमारे संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादों को सर्वोपरि मानते हुए हमने उन्हें पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया।
मोदी की गारंटी के रूप में किए गए भगीरथ संकल्प को पूरा हमने किया है। मोदी जी की रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर हमारी सरकार पॉलिसी से परिणाम तक का सफर साए साए तय कर रही है। 5 साल देख के हम आए बाएं हो गए हैं। वित्तीय रिफॉर्म्स सभापति महोदय, कार्य निष्पादन में गति लाने के लिए बाबूजी सिट डाउन। सभापति महोदय, कार्य निष्पादन में गति लाने के लिए वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन सीमा को बढ़ाई गई है। साथ ही नवीन मद के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है, ताकि विभाग द्रुत गति से कार्य कर सके। हमने पिछले बजट में छत्तीसगढ़ पेंशन फंड तथा छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन का निर्णय लिया था, जिसे हमने पूर्ण भी कर लिया है तथा इस बजट में इसके लिए हमने क्रमशः 500 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, रिफॉर्म्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना किया जाना भी इस बजट में प्रस्तावित है, जो राज्य के विकास के लिए उचित दरों पर फंड उपलब्ध कराने के इनोवेटिव प्रयास करेगी। इस संस्थान की स्थापना के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। रियल टाइम पेमेंट एसएनए स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल रहा, जिसके लिए केंद्र से राज्य को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। एसएनए स्पर्श के सुचारू संचालन के लिए सेंट्रल ट्रेजरी स्थापना हेतु भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। हम अगले वित्तीय वर्ष से राज्य पोषित योजनाओं के लिए भी एसएनए मॉडल लागू करने का प्रयास करेंगे। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के प्रावधानों के तहत अविभाजित मध्य प्रदेश एवं शासकीय सेवकों के पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की संयुक्त रूप से है। पेंशनरों का डेटाबेस डिजिटाइज नहीं होने तथा पेंशन भुगतान को ट्रैक करने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लेखा मिलान सुव्यवस्थित नहीं था। हमने 8 महीनों की कड़ी मेहनत से पेंशनरों का डेटाबेस डिजिटाइज किया, जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि हमें मध्य प्रदेश से आगामी वर्षों में 10,000 करोड़ से अधिक की राशि मिलने जा रही है एवं पेंशन के व्यय भार में भी हर वर्ष इससे कमी आएगी। राज्य में हमारे द्वारा किए गए रिफॉर्म्स के एवज में केंद्र सरकार से एससीए अंतर्गत प्राप्त राशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हमें 2 वर्षों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए एससीए के अंतर्गत केंद्र से मिले हैं, जो 2020-21 में मात्र 286 करोड़ रुपए था। राजस्व रिफॉर्म्स सभापति महोदय, राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, सरलता और दक्षता लाने के लिए हमने अनेक सुधार किए हैं, जिसमें स्वतः नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डाइवर्सन, जियो रिफरेंसिंग इत्यादि शामिल हैं। इन सुधारों को आगे बढ़ाते हुए हम एकीकृत प्लेटफॉर्म उपहार लागू करेंगे, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं फेसलेस व्यवस्था के निर्माण के लिए साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, राजस्व व्यवस्था के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हेतु नरहरपुर, कांकेर एवं अंबागढ़ चौकी में नए एसडीएम कार्यालय भी खोले जाएंगे। पंजीयन रिफॉर्म्स सभापति महोदय, 10 क्रांतिकारी रिफॉर्म्स ने पंजीयन व्यवस्था की तस्वीर बदली है। ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड, भार मुक्त प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप सूचना सेवा, मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस जैसी सुविधाएं अब नागरिकों को उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, भाटापारा, भिलाई, केशकाल सहित 15 स्थानों में मॉडल उप पंजीयक भवन के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म्स सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र एक कर के रूप में जीएसटी व्यवस्था को लागू किया। कर व्यवस्था में जो एक क्रांतिकारी सुधार का जो आगाज हुआ है, इसी के तार्किक क्रम में व्यापारियों और नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लाया गया। राज्य शासन ने बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, जीएसटी कॉल सेंटर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल की स्थापना
जैसे तकनीकी सुधार कर जीएसटी रिफॉर्म को और कारगर बनाया है। तकनीकी सुधारों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, इसके साथ ही हम जनता के समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विकसित छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के बेहतर और व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी 3 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 50 लाख तक होने वाले सभी विभागों के निर्माण कार्यों की एजेंसी यथासंभव ग्राम पंचायत ही रहेगी। सभापति महोदय, हम यह प्रयास करेंगे कि संकल्प के माध्यम से जन भावना की आकांक्षाओं को पूरा करें, अपनी नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारें। अगले क्रम में कुछ प्रमुख विभागों से संबंधित उपलब्धियों और प्रावधानों को मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास, जब भी कोई अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ती है तो यह आशंका स्वाभाविक रूप से मन में जन्म लेती है कि कहीं विकास की इस दौड़ में गांव शहरों से पीछे न छूट जाएं। गांव और शहरों में विकास के समान संसाधन और समान अवसर उपलब्ध हों, यही हमारी सरकार के लिए विकास का पैमाना है। महोदय, हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत इस वर्ष 1700 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है, जिसमें लोरमी पंडरिया रोड से सिंघनपुरी, सिलतरा से बेलसरा, टेकर से सेलर वाया कबीरपारा, रबेली रोड से जरती, हदबंद से शिकारी केसली वाया जांगड़ा, भिलाई बाजार से कटसीरा अखरापाली, बैकुंठपुर से सराई गहना, दुलदुला से कुनकुरी लावाकेरा वाया चटकपुरी लोटापानी, फरसागुड़ा से कुंगारपाल, बड़े डोंगर से कोनगुड़, पिकरी से नवलपुर, करौधा से पाकरडीह तथा जोबा से पीढ़ी सिरपुर समेत 70 नवीन सड़कें एवं 21 पुल जैसे कार्य भी इस बजट में शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोर्रा से टिपानी पहुंच मार्ग, सिंहपुर मोहेरा सराईरुख से बेंद्राचुआ, पारागांव से देवरी वाया सलौनी, कोरना मुख्य मार्ग से कछुआ टांगर, बनगांव आश्रम चौक से मुड़ा टोली, झाल सिंहपुर से खंडसरा, माटी पहाड़ छर्रा, बरगोड़ा से तोलमा, पासीत से बासीन, खुटेरी से ठाकुर टोला, उड़ेला से नेवधा जैसे एक जिला भी बता दो भाई। अब मंत्री के पास तो कोई काम नहीं रहेगा, आप सभी बता रहे हैं तो गांव के पास जिला भी बता दीजिए। पूरा लिखा हुआ है। हाँ, जैसे 150 से अधिक नवीन सड़कों सहित कुल लागत राशि 475 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, हमने लोगों के आवास के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। मोर आवास मोर अधिकार का अभियान चलाया था और जब से हमारी सरकार आई है हमने 26 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट में भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी किस्त विस्त मिले नहीं है ना, सेकंड किस्त आए नहीं अभी तक महोदय जी। और रेताला फिल्म देवो कह रहा तो बेचारे उधार हो जाता हूँ। रेताला फिल्म देवो कह रहा लेकिन पैसा लेते रॉयल्टी लेते होगा। सदन में घोषणा हो रही है प्रधानमंत्री उसका रेट को बढ़ाया जाए, आवास योजना ग्रामीण दर को हेतु बढ़ाया जाए, 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। सचेतक हैं। बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, वर्ष 2005 में वित्त मंत्री जी के भाषण में इतना ज्यादा टोका टाकी ठीक नहीं है। अभी तो बहस होगी, अब एक आध बड़े नेता कर लिए ठीक है। महोदय, सभापति अधिकार है। सभापति महोदय, बाकी मंत्रियों के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं सभापति महोदय? माननीय सभापति पूरा जी, बड़ा बजट है तो सपोर्ट का बता रहे हैं वो। वित्त मंत्री पहला बार गांव टोला को बता रहे हैं। अब मंत्री जो कुछ नहीं अपने बजट में क्या बोलेंगे उन लोग को नहीं छोड़ रहा है। सभापति महोदय, इसलिए तो हम लोग थक गए। वर्ष 2005 में जी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 4,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, वर्ष 2005 में जब मैं आईएएस में भर्ती हुआ था तब मनरेगा योजना प्रारंभ हुई थी और आज 20 साल के बाद जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से लेकर आज तक इस योजना में पहले कोई भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ था। सभापति महोदय, बहता पानी निर्मला अर्थात बहता पानी ही शुद्ध रहता है। जब देश निरंतर आगे बढ़ रहा हो
तब ऐसी परिस्थिति में 20 साल पुरानी योजनाओं में बिना कोई प्रासंगिक परिवर्तन किए हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। यही कारण है कि केंद्र सरकार और अधिक बजट और महत्वाकांक्षा के साथ नवीन योजना विकसित भारत जी राम जी प्रारंभ करने जा रही है। सभापति महोदय, जी राम जी को अध्यक्ष महोदय जी वोट में तब्लीग करेंगे, जी राम को भी छोड़े नहीं हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विकसित भारत जी राम जी योजना केवल विकास कार्यक्रम नहीं है, यह संकल्प है ग्रामों को आत्मनिर्भर इकाई में परिवर्तित करने का। इस योजना में मनरेगा के 100 दिन की तुलना में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी तथा मजदूरी भुगतान की सीमा 15 दिन के स्थान पर 7 दिन, लिए जाने वाले कार्यों का विस्तारित दायरा जैसे अनेक प्रावधान हैं जो इस योजना को विकासोन्मुखी एवं अधिक प्रभावशील बनाते हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हमने मनरेगा की तुलना में बजट में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्कूल शिक्षा, सभापति महोदय, शिक्षा के माध्यम से हम लोगों में व्याप्त अनगिनत संभावनाओं को अवसर में बदल देते हैं, जिसके आधार पर न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि संपूर्ण समाज सर्वांगीण विकास के रास्ते पर अग्रसर होता है। शिक्षा मानव पूंजी का केंद्र भी है, निवेश भी। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए हमने प्रयास किए हैं। सभापति महोदय, पीएम श्री योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। इसी तर्ज पर हम भी राज्य में चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों को आदर्श शैक्षणिक संस्था के रूप में विकसित करने की एक नई योजना स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे कैंपस जहां पर प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला एक साथ संचालित हो रही है, वहां इस योजना के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होगा। प्रथम चरण में इसमें 150 विद्यालय चयनित किए जाएंगे, तो इसके लिए 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, राज्य में संचालित कोई भी स्कूल भवन विहीन न रहे, इसके लिए सरकार गंभीर है। हमने बजट में 500 प्राइमरी स्कूल, 100 मिडिल स्कूल, 50 हाई स्कूल तथा 50 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण के लिए 123 करोड़ का प्रावधान किया है। एनसीसी छात्रों हेतु स्वल्पाहार की राशि को भी बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। गृह, सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया था वह आज साकार हो रहा है। पिछले 2 सालों में 487 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज किए गए, 1853 गिरफ्तार हुए तथा हमारी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2336 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभापति महोदय, हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल हुए। रायपुर शहर में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को भी स्थापना की। बस्तर में हमने इस वर्ष 1587 पदों पर बस्तर फाइटर बल हेतु भर्ती की अनुमति दी और आगामी साल में भी हमने बस्तर फाइटर के लिए 1500 नवीन पदों का प्रावधान रखा है। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने गृह विभाग के लिए लगभग 6000 पदों का सृजन किया है एवं 4000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सभापति महोदय, आम नागरिकों से ठगी करने वाले साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 15 साइबर थाने स्थापित किए हैं। इसी क्रम में बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, शक्ति एवं बलरामपुर में 5 नए साइबर थानों की स्थापना का इस बजट में प्रावधान किया गया। सभापति महोदय, सरोना और जरवाय रायपुर, पोटाली दंतेवाड़ा, सिलगेर सुकमा, पुजारी बीजापुर, कोरचोली कांकेर तथा गारपा नारायणपुर सहित कुल 15 नए पुलिस थाने स्थापित किए जाने के लिए बजट में प्रावधान है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हमने महिला थानों की संख्या को भी बढ़ाकर 10 कर दिया है। इसके साथ साथ सन्ना जसपुर, मोहन नगर दुर्ग, तेलीबांधा रायपुर, सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़, चर्चा कोरिया सहित 25 पुलिस थानों हेतु नवीन भवन के निर्माण का इस बजट में प्रावधान किया गया है। अपराध की विवेचना विज्ञान और साक्ष्य आधारित हो, इसके लिए पुलिस विभाग में सीन ऑफ क्राइम यूनिट की स्थापना की जा रही है। इसके लिए बजट में 3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। 16 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सिस्टम हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन। सभापति महोदय, वनांचल क्षेत्र न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ होने वाले वनोपज से संबंधित व्यापार पर राज्य की बड़ी आबादी आजीविका के लिए निर्भर है। वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समितियों की बेहतर आय निरंतर बनी रहे, इसके लिए वनों के संरक्षण हेतु 930 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही वन विभाग में 1000 से अधिक पदों का सृजन हेतु भी प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने चरण पादुका योजना अंतर्गत 60 करोड़, तेंदुपत्ता पारिश्रमिक हेतु 204 करोड़, राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के विकास के लिए 11 करोड़ का पृथक प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति। सभापति महोदय, जिहाँ दाई कौशल्या के शक्ति है, औ माँ कर्मा के भक्ति है, बाबा घासी के तप है, संत वल्लभ के जप है। जहाँ दाई कौशल्या के शक्ति है, औ माँ कर्मा के भक्ति है, बाबा घासी के तप है, संत वल्लभ के जप है। सरगुजा ले बस्तर तक जिहाँ के सबो रपटा पथरा और रस्ता, इतिहास के जिंदा प्रमाण है। जेकर कन कनमा हमर वीर पुरखा के त्याग और बलिदान है। माँ दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ महामाया के अचरा माँ बसे, हमर छत्तीसगढ़ महान है, हमर छत्तीसगढ़ महान है। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना प्रारंभ करने के लिए हमने इस बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 5 शक्तिपीठों का भ्रमण एवं दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमने प्रदेश के 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, डोंगरगढ़, रतनपुर, चंदरपुर एवं दंतेवाड़ा को शक्तिपीठ सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप माता राजिम की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर सिरपुर के विकास के लिए नई परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, म्यूजियम, महानदी तट पर रिवर फ्रंट, जन सुविधाओं के विकास तथा बृहद सड़कों के निर्माण हेतु 36 करोड़ शामिल हैं। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना से अब तक 42,000 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रभु श्री रामलला का दर्शन कराया गया है। इस योजना के लिए इस बजट में 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, प्रदेश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिए फिक्की के साथ MOU किया गया है। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म रोड शो के माध्यम से राज्य को पर्यटन क्षेत्र में 500 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पर्यटन विभाग के द्वारा 350 करोड़ की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एवं कल्चरल कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। सभापति महोदय, राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा हमें पर्यटन विकास में भी मिल रहा है। केंद्र की स्वदर्शन योजना 2.0 के तहत कबीर धाम के भोरम देव मंदिर परिसर के छिरकी महल, मड़वा महल, सरोधा डैम इत्यादि के लिए 146 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गई। शासकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ के भ्रमण कराने के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का शुरुआती बजटीय प्रावधान किया गया। सभापति महोदय, कोपरा जलाशय को वैश्विक स्तर पर रामसर साइट के रूप में मान्यता मिलना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। यह राज्य का पहला रामसर साइट है। इस मान्यता से जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ेगी, तो प्रवासी पक्षियों एवं जलीय जीवन के संरक्षण के साथ इको टूरिज्म के नए अवसर विकसित होंगे। सभापति महोदय, दमऊ दरहा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने मैनपाट, बस्तर सर्किट, श्री यंत्र भवन डोंगरगढ़ एवं मां कुदरगढ़ी के दरबार में पहुंचने के लिए रोपवे एवं अन्य परियोजनाओं के लिए नवीन मद में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, रायपुर प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद जी के निवास स्थल डे भवन को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कर इसका संरक्षण करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, पूरा भारतवर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय विरासत का अभिन्न हिस्सा है। प्रदेश के कवि ने लिखा है, आज़ादी का बुलंद जय घोष है वंदे मातरम, आज़ाद की पिस्तौल भगत का जोश है वंदे मातरम।
आजादी का बुलंद जय घोष है वंदे मातरम, आजाद की पिस्तौल और भगत का जोश है वंदे मातरम, अंग्रेजों के खिलाफ वीर नारायण की तलवार है वंदे मातरम, अन्याय के विरुद्ध गुंडाधुर की ललकार है वंदे मातरम। सभापति महोदय, हम भी इस उत्सव को पूरे धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक गायन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत 2 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। जनसंपर्क। सभापति महोदय, हमने पिछले बजट में पत्रकार साथियों के भ्रमण की योजना बनाई थी, इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, तो इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य एवं लेखनी से विश्व को अवगत कराने के लिए हमारे द्वारा रायपुर साहित्य उत्सव मनाया गया, तो इसकी सफलता और स्वीकार्यता को देखते हुए इसे प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़िया अप्रवासी भारतीय जो विदेशों में जाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिवर्ष NRI सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस वर्ष योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क विभाग का कुल बजट 475 करोड़ रुपए रखा गया है। सभापति महोदय, परिवहन अंतर्गत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारी सरकार EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि इस योजना के तहत हमने 100 करोड़ से ज़्यादा के पुरानी लंबित सब्सिडी समेत लगभग 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस वर्ष EV वाहनों की सब्सिडी हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत इस वर्ष 8 जिलों बलौदाबाजार, भाटापारा, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, कवर्धा, बालोद, गरियाबंद, नारायणपुर एवं कोंडागांव में ई ट्रैक निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेल अंतर्गत सभापति महोदय, आज विकास, समृद्धि और उन्नति का पैमाना केवल आर्थिक आंकड़े नहीं बल्कि खेल जगत में हमारा प्रदर्शन भी है। हमने राज्य के विभिन्न अंचलों में खेल सुविधा के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया है। जसपुर में तीरंदाजी अकादमी और नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जा रही है। सर्व सुविधायुक्त खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु नवा रायपुर अटल नगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। सभापति महोदय, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी हमारे राज्य को सौंपी गई है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। रायपुर एवं बिलासपुर में खेल अकादमी संचालित हो रही है, तो इस वर्ष हम बस्तर में भी खेल अकादमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए 19 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की प्रतिभा के सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ तथा ओलंपिक प्रतिभागी खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए की सम्मान राशि दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, खेल अधोसंरचना विकास के तहत 45 करोड़ के नवीन निर्माण कार्यों को बजट में रखा गया है। इसमें प्रमुख रूप से बालोद, सुकमा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, रायपुर के सरोना तथा जसपुर के गारीघाट में स्टेडियम शामिल हैं। कर्मचारी कल्याण अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आई गॉट कर्मयोगी अभियान के माध्यम से शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए हम सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय में जो कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके प्रयासों को पुरस्कृत कर सराहा जा रहा है। वर्तमान में शासकीय सेवकों को उपचार के दौरान चिकित्सा व्यय का वहन स्वयं करना होता है और उपचार के पश्चात बिल जमा करने पर ही उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक लंबी तथा जटिल होती है, जिसके कारण इसकी प्रतिपूर्ति में विलंब होता है और कर्मचारी साथियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम राज्य के शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना में ई हेल्थ कार्ड के माध्यम से कर्मचारी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, शासकीय कर्मचारियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में परेशानी न हो तो वर्क लाइफ संतुलन बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कार्यस्थल के नजदीक ही उनके लिए आवास की व्यवस्था हो। नवीन नियुक्तियों के कारण बढ़ते कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि जिला तथा विकासखंड स्तर पर क्वार्टर्स बनाएंगे। इस वर्ष 11 जिला मुख्यालय तथा 25 विकासखंड मुख्यालयों में क्वार्टर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अब मैं इस बजट के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आता हूं, मुख्यमंत्री मिशन। सभापति महोदय, विकास के जिस रफ्तार की कल्पना हमने की है, उसे एक सामान्य ग्रोथ रेट के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसके लिए आवश्यकता है कि चिन्हांकित क्षेत्रों में मिशन मोड में काम किया जाए। इस मिशन से आज हम इस बजट के माध्यम से 5 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रत्येक मिशन के लिए हम अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष कम से कम 100 करोड़ की राशि का प्रावधान प्रत्येक मिशन में करेंगे। ये 5 मिशन है सभापति महोदय। मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन, मुख्यमंत्री एआई मिशन। सभापति महोदय, इस मिशन का उद्देश्य राज्य में एआई टैलेंट का विकास करना, एआई से संबंधित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में एआई संबंधी शोध एवं अनुसंधान को गति प्रदान करना है। आज विश्व में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे लहर के बाद एआई की लहर हम सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और हमारे लिए सुनहरा अवसर है जब हम अपने एआई मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मिशन के माध्यम से राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, पायलट प्रोजेक्ट्स और नवाचार इत्यादि के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। सभापति महोदय, दूसरा मुख्यमंत्री मिशन है मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन। हमारे मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन का उद्देश्य है राज्य के पर्यटन स्थलों, टूरिस्ट सर्किट का विकास और संवर्धन, त्यौहार मेलों, प्रदर्शनियों की ब्रांडिंग एवं उनकी विजिबिलिटी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना। यह मिशन होम स्टे, गाइड सेवाओं, हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना, टूर संचालन एवं अन्य प्रासंगिक सेवाओं का विस्तार करना, पर्यटन स्थलों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी, स्वच्छता, पेयजल एवं आगंतुक पर्यटकों की सुविधाओं में मौजूद वर्तमान कमियों को चिन्हांकित कर उन्हें दूर करना तथा आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन। सभापति महोदय, आज की तारीख में हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि खेल कूद न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्ट पावर का प्रतीक भी है, जो किसी राष्ट्र को वैश्विक प्रतिष्ठा तथा सांस्कृतिक पहचान दिलाती है। एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तर्कस का एक प्रभावी तीर भी है। सभापति महोदय, भविष्य में खेल कूद के क्षेत्र की क्षमता एवं उससे होने वाले सकारात्मक परिणाम को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इस बजट में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन लाने का निर्णय लिया है। इस मिशन के कुछ विशेष उद्देश्य रहेंगे, जैसे प्रतिभाओं का चिन्हांकन एवं उन्हें निखारने तराशने का काम करना, संभाग, जिला और विकासखंड स्तर पर लक्षित खेलों के लिए आधुनिक खेल अधोसंरचना का निर्माण करना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से मदद करना, महिलाओं की भागीदारी को खेल क्षेत्र में बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को छत्तीसगढ़ में बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन। सभापति महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने सदैव यह प्रयास किया है कि सामाजिक पूंजी निर्माण के साथ साथ पूंजीगत निवेश को भी त्वरित गति मिले। अधोसंरचना निर्माण विकास की वह बुनियाद है, वह नींव है जिस पर छत्तीसगढ़ सुदृढ़, समावेशी, आधुनिक एवं फ्यूचर रेडी सुविधाओं का स्तंभ खड़ा कर रहा है। आने वाले समय में हमारी प्रतिस्पर्धा केवल अन्य राज्यों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे नए विकास केंद्रों से भी होगी। तो अगर हमें अपने आप को भविष्य में प्रासंगिक बनाए रखना है तो चाहे सड़क हो, रेल हो, पेयजल हो, दूरसंचार हो या हवाई अड्डे हो, इन सभी क्षेत्रों में लंबी अवधि तक नियोजन के साथ निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। सभापति महोदय, इन सभी परिकल्पनाओं को फलीभूत करने के लिए आवश्यक है कि हम भविष्य के हिसाब से अधोसंरचना के लिए गैप एनालिसिस करें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तृत संस्थानों के साथ साझा कार्यक्रम की संभावनाओं को तलाशें तो चल रही परियोजनाओं का माइलस्टोन तैयार कर समयावधि में पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। सभापति महोदय, 5वां मिशन है मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन। सभापति महोदय, इस मिशन के माध्यम से हमारे उन प्रयासों और संकल्पों को हम साकार करेंगे जिसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के लिए उत्साहित करेंगे, उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे और उनके सपनों को पंख देंगे। आज का समय दुनिया भर में उत्पन्न हो रहे नए अवसरों और संभावनाओं को तलाश कर अपने करियर को उस अनुरूप ढालने का है। किसी ने कहा है, अपनी बातों को तोलना होगा, यानी सूरज को बोलना होगा, धूप कमरे में यूं ना आएगी, उठ के दरवाजा तो खोलना होगा। धूप कमरे में यूं नहीं आएगी,
धूप कमरे में यूं ना आएगी, उठ के दरवाजा तो खोलना होगा। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के माध्यम से हम उन युवा उद्यमियों का हाथ थामना चाहते हैं जिनके पास नई सोच, नई अवधारणाएं और अभिनव उद्यमी विचार तो हैं, किंतु संसाधनों और पहुंच के अभाव में वे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को तकनीकी, आर्थिक और संस्थागत सहयोग प्रदान कर हैंड होल्डिंग की जाएगी ताकि उनके विचार, कॉन्सेप्ट से लेकर मार्केटेबल प्रोडक्ट तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सकें। सभापति महोदय, वर्तमान में एआई के दौर में तथा वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप की सच्चाई है कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र दोनों में नवीन कौशल एवं दक्षता की आवश्यकता है। यह कौशल किसी क्लासरूम या कॉलेज की 4 दीवारी मात्र से प्राप्त नहीं की जा सकती, अपितु इसके लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर अप्रेंटिसशिप एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि हम अपने राज्य की वर्कफोर्स का उन्नयन कर रोजगार के लिए तैयार करें, जिससे उन्हें उद्योग जगत की नई संभावनाओं से जोड़ा जा सके। मिशन निपुण, न्यू एज इंडस्ट्री प्रिपेयरनेस थ्रू अपस्किलिंग ऑफ न्यू जनरेशन यूथ अर्थात निपुण के माध्यम से हम अपनी युवा शक्ति को आधुनिक तकनीक एवं कौशल से सुसज्जित कर उच्च आय के रोजगार के लिए तैयार करेंगे। वित्त आयोग की अनुशंसा। सभापति महोदय, चौथे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के समतुल्य करते हुए वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू किया जाएगा। स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 9% अंतरण करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 70% राशि पंचायतों को और 30% राशि नगरीय निकायों को प्रदान की जाएगी। महोदय, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को 2.5 लाख प्रतिवर्ष अतिरिक्त अनुदान भी सिफारिश अनुसार दिया जाएगा, जिसके लिए 120 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को राजस्व वृद्धि के लिए पुरस्कृत करने के उद्देश्य से उनके द्वारा कर राजस्व में 10% से अधिक वृद्धि के बराबर राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में दी जाएगी। अब मैं बजट अनुमान पर आता हूं। सभापति महोदय, वर्ष 2026-27 में 1,72,000 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 4.2% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 77,000 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 66,000 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 29,000 करोड़ अनुमानित हैं। वर्ष 2026-27 के लिए विनियोग का आकार 1,87,500 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी हम पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1,72,000 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़ एवं पूंजीगत परिव्यय 27,000 करोड़ है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उप योजना मद में 34% एवं अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना मद अंतर्गत 12% राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 40%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 36% एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 24% का प्रावधान किया गया है। इस बार बजट में नवाचार करते हुए विभागों के बजट में ग्रीन बजटिंग किया गया है, तो हमारे बजट के कुल आकार में 14,300 करोड़ ग्रीन बजट को समर्पित है। राजकोषीय स्थिति। वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 28,900 करोड़ अनुमानित है, जिसमें केंद्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण 8,500 करोड़ शामिल है। राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 20,400 करोड़ होगा, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.87% है, जो FRBM सीमा के पूर्णतः अंदर है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,43,000 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2026-27 में कुल 2,000 करोड़ का राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट अनुमानित है। कर प्रस्ताव। सभापति महोदय, महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए एवं हमारे संकल्प पत्र के अनुरूप आगामी वर्ष से महिलाओं के नाम से अचल संपत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में आधी अर्थात 50% की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, सुशासन की परिभाषा क्या हो सकती है? सभापति महोदय, सुशासन की परिभाषा क्या हो सकती है? इस विद्वान सदन में उपस्थित प्रत्येक माननीय सदस्य के अपने अपने पैमाने और मापदंड हो सकते हैं, किंतु यदि कोई मुझसे यह प्रश्न करे, मैं पूर्ण विश्वास और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ यह कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन की यह सरकार नीति, न्याय, निवेश, निर्माण और नवाचार,
नीति, न्याय, निवेश, निर्माण और नवाचार इन पंच तत्वों पर आधारित है। हमारे संकल्प का कण कण इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। यह संकल्प मात्र शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि हमारी शासन दृष्टि का प्रतिरूप है, जो जनता के प्रति हमारी निष्ठा, प्रतिबद्धता और समर्पण का श्वेत पत्र है। सभापति महोदय, मैं राज्य के 3 करोड़ भाई बहनों को नमन करता हूं, जिनका आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास हमें बड़े निर्णय लेने की शक्ति देता है, सुशासन के पथ पर अडिग रहने का संबल देता है और छत्तीसगढ़ के विकास की इस महायज्ञ में स्वयं की आहुति देने की प्रेरणा भी देता है। सभापति महोदय, अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जब जलती संकल्प की ज्वाला है, जब जलती संकल्प की ज्वाला है, तम का साहस खोता है। जब जलती संकल्प की ज्वाला है, तम का साहस खोता है। मन के संशय भय के बादल क्षण भर में छिड़ हो जाता है। जो ठान लिया अंतर्मन में वह पथ खुद बन जाता है। भाग्य नहीं पुरुषार्थ जगाता, मानव इतिहास बनाता है। विपदा चाहे वज्र बन आए, संकल्प न झुकने पाता है। दीप अकेला भी जल उठे तो रात स्वयं झुक जाता है। दीप अकेला जल उठे तो रात स्वयं भी झुक जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का, इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों का अंतःकरण से धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। मैं आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 26 एवं 27 फरवरी 2026 की तिथियां नियत करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचना बुधवार दिनांक 25 फरवरी 2026 को मध्याह्न 12:30 तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 25 फरवरी 2026 को 11 बजे बेहद निराश, बोझिल